में बात भी कर चुके हैं। हीट बैलेंस हीट क्या होती है कि जितनी भी हीट प्रोड्यूस हो रही है बॉयलर सेल के अंदर, उस हीट का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना। ठीक है। उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करने के लिए अपन को क्या करना होता है कि एक अपन हीट बैलेंस शीट तैयार करते हैं। उससे अपन को क्या पता चलता है कि कहाँ पे कितनी हीट कंज्यूम हो रही है। ठीक है। उसके अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं, बॉयलर को मतलब बॉयलर्स को डिजाइन करते हैं, और उसमें यदि कुछ एफिशिएंसी के इम्प्रूवमेंट हो सकते हो तो उनको अपन देखते हैं। ठीक है। तो अ, अपन बात करते हैं, ये मैं आपको नोट शेयर कर चुका हूँ, ठीक है, ऑलरेडी। आप लोगों को इस पे क्या बोलते हैं, एक सेकंड, हाँ, नोट्स में आप लोगों को शेयर कर चुका हूँ, कहाँ पे, याद हो। ठीक है, ये नोट्स मैं आपको शेयर कर चुका हूँ व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो यहाँ पे अपन देखेंगे हीट बैलेंस शीट होती क्या है। हीट बैलेंस शीट जनरली इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द हीट। ठीक है, ये हीट के रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका है कि कितनी हीट कोल के द्वारा प्रोड्यूस हो रही है और कितनी हीट कंज्यूम हो रही है। ठीक है, कितनी हीट अपन यूटिलाइज कर रहे हैं, कितनी हीट अपनी वेस्ट जा रही है। ठीक है, इसकी अपन इसमें एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले अपन कुछ पॉइंट्स के ऊपर फोकस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट होता है मास। मतलब यहाँ पे क्या करते हैं, अपन कोल को बर्न करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपन जो एक कोल प्रेजेंट रहता है, ये क्या होता है, यहाँ पे वर्न होता है। तो ये क्या बनती है, यहाँ पे क्या बनती है, फ्लू गैसेस बनती हैं। ठीक है, ये फ्लू गैसेस क्या करती हैं, जो बॉयलर की ट्यूब्स हैं, बॉयलर सेल की ट्यूब्स हैं, उनको हीट प्रोवाइड करती हैं। बाकी बची हुई एटमोस्फेयर में क्या हो जाती है, रिजेक्ट हो जाती हैं। ठीक है, बाकी बची हुई कहाँ जाती हैं, एटमोस्फेयर में जाती हैं। ठीक है, और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट यूटिलाइज के द्वारा क्या कर ली जाती है, जो जो सेल लगी रहती है, बॉयलर सेल रहती है, उसके द्वारा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट क्या कर ली जाती है, एडमिट कर ली जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन नॉमेनक्लेचर देख लेते हैं। यहाँ से एयर एंटर करती है। ठीक है, एयर सप्लाई करते हैं अपन। ठीक है, यहाँ से अपन कोल सप्लाई करते हैं। ठीक है, कोल के साथ साथ कोल में उसका मॉइस्चर भी रहता है, और प्लस उसकी एस भी रहती है। ठीक है, कोल में उसका मॉइस्चर भी रहता है, मतलब कोल यदि अपन 100% कोल ला रहे हैं तो सबसे पहले अपन कोल को सुखाते हैं, क्योंकि उसमें 25% तक मॉइस्चर प्रेजेंट रहता है। ठीक है, और कोल में जो मेजर कंपोनेंट रहते हैं वो कौन कौन से रहते हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, और जो एटमोस्फेरिक एयर आती है, तो एटमोस्फेरिक एयर में सबसे ज्यादा परसेंटेज किसकी रहती है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की। ठीक है, तो ये दोनों क्या होते हैं, कंबशन होता है इन दोनों का। ठीक है, और जो भी हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है, तो इसके अंदर का जो बॉयलर सेल के अंदर जो टेम्परेचर रहता है, ठीक है, दैट इज अप्रोक्स टीजी। ठीक है, ये जो फ्लू गैसेस का टेम्परेचर रहता है, ये कितना रहता है, टीजी, जो जिस टेम्परेचर से फ्लू गैस क्या करती है, रिजेक्ट करती है। ठीक है, टीआर क्या होता है, रूम टेम्परेचर होता है। ठीक है, एंड यहाँ से अपन क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो फ्लू गैसेस में अपन के साथ क्या क्या रिजेक्ट होता है एटमोस्फेयर में, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O मॉइस्चर, N2 नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑक्सीजन, यदि ऑक्सीजन का यदि कंप्लीट कंबशन नहीं हो रहा है तो कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ए कंपोनेंट क्या होते हैं एटमोस्फेयर में अपन रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, ए कंपोनेंट अपनी बॉयलर सेल में अपन एंटर कराते हैं। ठीक है, कोल, कोल के साथ क्या होता है, मॉइस्चर भी आता है, एस भी आती है। ठीक है, इस तरीके से हम अपन वन बाय वन देखते हैं जो मेन हीट जनरेट होती है वो कहाँ से हीट जनरेट होती है, कोल के बर्निंग से। ठीक है, वो डिपेंड करता है कोल की कैलोरीफिक वैल्यू पे। ठीक है, कोल की क्या कितनी कैलोरीफिक वैल्यू है, उसके अंदर मॉइस्चर कितना प्रेजेंट है। ठीक है, तो एयर की प्रेजेंस में यहाँ पे क्या होता है, कंबशन होता है। ठीक है, एयर की प्रेजेंस में जो ये कोल है, यहाँ पे क्या होता है, कंबशन होता है। ये जो कोल रखा हुआ है, ठीक है, ये क्या होता है, बर्न आउट होता है। और किस फॉर्म में बर्न आउट होता है, फ्यूम्स के फॉर्म में। ठीक है, तो इस तरीके से हॉट गैसेस यहाँ से क्या करती हैं, रिजेक्ट करती हैं। ठीक है, रिलीज होती हैं। ये हॉट गैसेस अपने साथ क्या हीट कैरी करके चलती हैं। ठीक है, ये जो हॉट गैसेस हैं अपने साथ हीट कैरी करके चलती हैं। तो ये कंबशन चैम्बर है, कंबशन चैम्बर से हीट निकलती है। ये हीट यूटिलाइज किसके द्वारा कर ली जाती है, बॉयलर सेल के द्वारा। ठीक है,
जैसे H1 अमाउंट ऑफ हीट का यहाँ से जब बॉयलर सेल का जो वाटर है वो उसकी एंथैल्पी सपोज H1 है, आफ्टर गेनिंग हीट उसकी एंथैल्पी क्या हो जाती है, H2 हो जाती है। ठीक है, H1 एंथैल्पी का वाटर इसके अंदर एंटर करता है, H2 एंथैल्पी का वाटर यहाँ से रिजेक्ट करता है। ठीक है, अब जो बची हुई फ्लू गैस है वो क्या हो जाती है, रिजेक्ट हो जाती है कहाँ पे, एटमोस्फियर में। ठीक है, तो उस फ्लू गैसेस में क्या क्या रहता है, CO2 रहती है, H2O रहता है, नाइट्रोजन रहता है, ऑक्सीजन रहता है। यदि इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है तो ऑक्सीजन की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। ठीक है, क्योंकि कार्बन जो कोल रहता है उसमें मैक्सिमम परसेंटेज किसकी रहती है, कार्बन और हाइड्रोजन की। तो कार्बन और एयर में क्या की प्रेजेंस रहती है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की। तो कार्बन जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न आउट होगा तो क्या बनेगा, CO2। ठीक है, क्या बनेगा, CO2। और हाइड्रोजन प्लस O2 मिलेगा तो क्या बनेगा, H2O। और नाइट्रोजन प्लस और नाइट्रोजन की रिएक्शन होगी तो क्या बनेगी, N2 बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, ये कंपोनेंट प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, अब अपन की वन बाय वन टॉक कर लेते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं मास ऑफ ड्राई फ्लू गैसेस। ठीक है, जो ड्राई फ्लू गैसेस, मास ऑफ ड्राई कोल। ठीक है, मास ऑफ ड्राई कोल क्या होता है, जितना कोल अपन सप्लाई कर रहे हैं उसमें से अपन क्या कर देते हैं, मॉइस्चर को माइनस कर देते हैं। ठीक है, मतलब जब अपन जो मास ऑफ कोल है उसमें जब अपन मास ऑफ मॉइस्चर को माइनस कर देंगे तो अपन को एक्चुअल ड्राई कोल की वैल्यू अपन को मिल जाएगी। ठीक है, तो उससे अपन को क्या कैलकुलेट करना है, सबसे पहले हीट सप्लाई। हीट सप्लाई कैलकुलेट करने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए, मास ऑफ ड्राई कोल होना चाहिए। ठीक है, ड्राई कोल आपके पास कितना है, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या है। ठीक है, तो मास ऑफ ड्राई कोल कितना है, मास ऑफ कोल माइनस परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर, जो उसमें से मॉइस्चर प्रेजेंट है उसको अपन रिमूव करने के बाद जो कोल बचता है वो क्या होता है, मास ऑफ ड्राई कोल। ठीक है, तो मास ऑफ ड्राई कोल इंटू कैलोरीफिक वैल्यू, ये क्या हो जाएगी, टोटल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड। ये क्या हो जाएगी, टोटल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड। टोटल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड हो जाएगी। ठीक है, ये वाली जो हीट है ये क्या हो जाएगी, टोटल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड। टोटल अमाउंट ऑफ हीट इन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द कंबशन। ठीक है, तो सबसे पहले अपन हीट सप्लाई कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, मास ऑफ ड्राई कोल इनटू कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोल करेंगे। तो इसको अपन इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे। ठीक है, सेकेंडली अपन क्या कैलकुलेट करते हैं, हीट कैरीड अवे बाय द स्टीम। ठीक है, स्टीम के द्वारा कितनी हीट कैरी की जा रही है। ठीक है, तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, जिस एंथैल्पी के साथ स्टीम एंटर कर रही है, जितना मास स्टीम का एंटर कर रहा है उसकी एंथैल्पी एंट्री पॉइंट पे कितनी है, H1, और एग्जिट पॉइंट पे कितनी है, H2। ठीक है, कोल की कैलोरीफिक वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी रहेगी। ठीक है, मतलब अप्रोक्स 33, मतलब 30,000 से ऊपर ही रहती है, 30,000 से 35,000 के बीच में रहती है, और वो आपको क्वेश्चन में प्रोवाइड रहेगी। अभी अपन एक प्रॉब्लम भी करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, तो इसके बाद अपन क्या कैलकुलेट करते हैं, हीट कैरीड अवे बाय द स्टीम। स्टीम के द्वारा कितनी हीट कैरी की जा रही है, तो ये स्टीम कौन सी है, बॉयलर वाली। ठीक है, तो बॉयलर में जितना मास फ्लो रेट हो रहा है, जितना मास ऑफ वाटर फ्लो हो रहा है, वो कितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा, तो उसको अपन कैलकुलेट कैसे करेंगे, H2 माइनस H1 इंटू MS। ठीक है, मतलब मास ऑफ स्टीम पर केजी ऑफ कोल बर्न इंटू H2 माइनस H1। इससे अपन को क्या निकल जाएगा, कितनी हीट स्टीम के द्वारा कैरी की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट अपन कैलकुलेट करते हैं, ये मास ऑफ फ्लू गैसेस। ठीक है, हीट कैरीड अवे बाय स्टीम अपन कैलकुलेट कर चुके हैं। नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं मास ऑफ ड्राई फ्लू गैसेस। जनरली क्या होता है, पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हीट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट यहाँ एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, इसके बाद जो बची हुई हीट रहती है, जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट स्टीम के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है, तो बची हुई हीट कहाँ पे जाती है, ड्राई फ्लू गैसेस के साथ एटमोस्फेयर में डिजोल्व हो जाती है। ठीक है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले कितनी हीट फ्लू गैसेस के साथ जाती है, तो अपन को सबसे पहले उसका मास अपन को कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितना मास बचता है। ठीक है, तो वो मास ऑफ ड्राई फ्लू गैस कितना होता है, मास ऑफ कोल प्लस मास ऑफ एयर माइनस मास ऑफ H2O। ठीक है,
कोल का कितना मास था, प्लस मास फ्लो रेट ऑफ एयर कितना रखा था अपन ने, माइनस मास फ्लो रेट ऑफ H2O। ठीक है, मास ऑफ H2O अपन उसमें से माइनस कर देते हैं, तो उससे अपन को क्या मिल जाता है, मास ऑफ ड्राई फ्लू गैसेस। इसके बाद अपन कैलकुलेट करते हैं हीट कैरीड बाय ड्राई फ्लू गैसेस, तो उसके लिए अपन को मास ऑफ ड्राई फ्लू गैसेस ऑन पर केजी ऑफ कोल बर्निंग इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ ड्राई फ्लू गैसेस, Tg माइनस Tr। ठीक है, Tg इज द टेम्परेचर ऑफ रूम टेम्परेचर एंड Tg इज द टेम्परेचर ऑफ फ्लू गैसेस। ठीक है, and heat carried away by H2O, moisture heat carried away by the moisture is the mass flow rate of the moisture into enthalpy difference. This is equation number 4। ठीक है, इस तरीके से अपन क्या करते हैं। अब इसके बाद अपन देखते हैं अनवर्न्ड कोल क्या होता है। पूरा कोल बर्न नहीं होता है, कुछ अमाउंट ऑफ कोल क्या हो जाता है, अनवर्न्ड रह जाता है। तो उसके द्वारा क्या हो जाती है, जितनी हीट सप्लाई होनी चाहिए उतनी हीट सप्लाई नहीं होती है। ठीक है, तो वो हीट कौन सी कहलाती है, अनवर्न्ड हीट। वो हीट कौन सी कहलाती है, अनवर्न्ड हीट। तो अनवर्न्ड हीट को कैलकुलेट करने के लिए अपन क्या करते हैं, मास ऑफ अनवर्न्ड हीट इनटू कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अनवर्न्ड कोल। ठीक है, तो इसमें सेम कैलोरीफिक वैल्यू यूज करेंगे जो कैलोरीफिक वैल्यू कोल की होती है। ठीक है, फिर अपन हीट ट्रांसफर कैलकुलेट करेंगे, कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है, वो किस बेसिस पे कैलकुलेट होगा, जो कितनी हीट एंटर कर रही है, कितनी हीट एंटर कर रही है, माइनस कितनी हीट स्टीम के द्वारा ली, कितनी हीट स्टीम जनरेशन के लिए यूटिलाइज हो रही है, कितनी हीट ड्राई फ्लू गैसेस के द्वारा ली जा रही है, और कितनी हीट अनवर्न्ड कोल के फॉर्म में रिमूव हो रही है। ठीक है, वो अपन माइनस कर देंगे, तो इससे अपन को नेट हीट ट्रांसफर अपन को कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, एंड इसके बाद अपन देखते हैं, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक है, इन इसके बाद अपन एक न्यूमेरिकल स्टडी करते हैं। ठीक है, ठीक है, न्यूमेरिकल में डेटा दिया हुआ है, द फॉलोइंग डेटा वर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द ट्रायल ऑफ द बॉयलर। ठीक है, बॉयलर की ट्रायल के ड्यूरेशन में ये फॉलोइंग डेटा अपन को मिला है। फर्स्ट, स्टीम जनरेटेड, कितनी स्टीम जनरेट हो रही है, 550 किलो केजी पर आवर, एक घंटे में 550 किलोग्राम हीट जनरेट हो रही है। ठीक है, स्टीम प्रेशर कितना है, 10 बार। ठीक है, स्टीम प्रेशर कितना है, 10 बार, एंड स्टीम प्रेशर कितना है, 10 बार। इसके बाद कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोल कितनी है, 33,000। ठीक है, मास ऑफ ड्राई फ्लू गैस, मास ऑफ ड्राई फ्लू गैस कितनी दी गई है, 8.5 केजी पर केजी ऑफ कोल। ठीक है, मतलब इतनी ड्राई फ्लू गैसेस क्या होती है, जनरेट होती है। क्यों नीलेश, क्या कर रहा है तू। इसके बाद टेम्परेचर ऑफ फ्लू गैसेस, टेम्परेचर ऑफ फ्लू गैसेस कितना है, 350 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर ऑफ बॉयलर रूम, बॉयलर के रूम का टेम्परेचर कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्लू गैस, स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्लू गैस कितनी दी हुई है, स्पेसिफिक हीट कितनी दी गई है, 1.005 किलोग्राम पर केजी केल्विन। इसके बाद ड्राइनेस फ्रैक्शन कितना दिया गया है, 0.95। ठीक है, कोल यूज कितना हो रहा है, 70 केजी पर आवर के रेट से अपन कोल को यूज कर रहे हैं। मॉइस्चर इन फ्यूल इज 22.5% बाय मास, जो फ्यूल के अंदर मॉइस्चर है वो कितना है, 2.5% पर यूनिट मास। मतलब यदि 100 केजी कोल है तो उसमें 2.5% क्या है, मॉइस्चर है। ठीक है, मतलब कितना है, 97.5% कोल है और 2.5% उसमें क्या है, मॉइस्चर है। ठीक है, फीड वाटर टेम्परेचर कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस। एक इसका दिया हुआ है स्टीम जनरेशन के लिए जो अपन वाटर फीड कर रहे हैं उसका टेम्परेचर दिया हुआ है। ठीक है, अब अपन हीट बैलेंस शीट कैलकुलेट करते हैं, हीट बैलेंस शीट ड्रॉ करते हैं। तो हीट बैलेंस शीट ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले अपन एंथैल्पी कैलकुलेट करेंगे किस पे, 10 बार पे। ठीक है, क्योंकि स्टीम का प्रेशर कितना है, 10 बार है। ठीक है, स्टीम का प्रेशर कितना है, 10 बार, जो स्टीम जनरेट हो रही है बॉयलर सेल के अंदर उसका प्रेशर कितना है, 10 बार। तो 10 बार पे अपन H1 और H2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले अपन क्या कैलकुलेट करेंगे, H1 और H2 की वैल्यू। ठीक है,
H1 एट 10 बार, 10 बार पे H1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और H2 की वैल्यू भी 10 बार पे ही कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो H1 की जो वैल्यू है अपनी वो कितनी हो जाएगी, HF एट 40 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि इसमें दिया गया है प्रॉब्लम में कि फीड वाटर अपन कितने डिग्री सेल्सियस पे एंटर कराना है, 40 डिग्री सेल्सियस पे। तो H1 की वैल्यू कितने पे मिलेगी, 40 डिग्री सेल्सियस पे, और H2 की वैल्यू कितने पे मिलेगी, 10 बार पे, ठीक है। 10 बार पे जो और उसमें दिया गया है ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ स्टीम, स्टीम कितने ड्राइनेस फ्रैक्शन पे अपन को मिल रही है, 0.95 ड्राइनेस फ्रैक्शन पे, ठीक है। स्टीम अपन को किस पे मिल रही है, 0.95 ड्राइनेस फ्रैक्शन से, इससे अपन H2 की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग अभी बॉयलर्स रैंकाइन साइकिल के बारे में नहीं भूले होंगे जहां तक है, ठीक है। तो रैंकाइन साइकिल में अपन क्या करते थे, ये चार्ट रहता था अपना, ठीक है। यहाँ से क्या हो रहा रहता था, यहाँ से अपनी स्टीम एंटर करती थी, ठीक है, स्टीम एंटर करती थी, इसके बाद स्टीम क्या होती थी, हीट के फॉर्म में कन्वर्ट होती थी, ठीक है। अब इसमें जो वैल्यू दी गई है वो किसकी दी गई है, x इक्वल टू 0.95, इसका जो हीट, जो उसका ड्राइनेस फ्रैक्शन है वो कितना है, x इक्वल टू 0.95, ठीक है, 0.95। और ये लाइन जो होती है ब्लू लाइन, ये क्या होती है, x इक्वल टू 1 की, ड्राइनेस फ्रैक्शन x इक्वल टू 1 की। तो कुछ पॉइंट्स हैं इसमें, जैसे कि अपन पॉइंट मार्क करते हैं, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट ए है, ठीक है। एक इस कंडीशन में बॉयलर सेल के अंदर क्या कर रहा है, इस वाटर एंटर कर रहा है, स्टीम एंटर कर रही है। तो स्टीम एंटर कितने पे कर रही है, 40 डिग्री सेल्सियस पे, एग्जिट कितने पे कर रही है, 10 बार, एंड ड्राइनेस फ्रैक्शन इज 0.95, ठीक है। 0.95 ड्राइनेस फ्रैक्शन पे क्या कर रही है, एग्जिट कर रही है, ठीक है। तो H1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे अपन, H2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। H1 की वैल्यू कितनी आएगी, HF प्लस XHFG एट 10 बार, तो ये आएगी 2675, और H1 की वैल्यू आएगी 167.5, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं, नाउ वी कैन रब दिस पार्ट, ओके, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, हाँ, हीट इनपुट, हीट इनपुट अपन कितना दे रहे हैं, जनरली क्या है, कोल कितना दिया हुआ है, ट्रायल में 550 kg पर आवर के रेट से अपन क्या कर रहे हैं, स्टीम जनरेट कर रहे हैं, स्टीम प्रेशर 10 बार दिया गया है, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोल कितनी दी गई है, 33,000, मास ऑफ फ्लू गैसेस है, टेम्परेचर है, स्पेसिफिक ड्राइनेस, कोल यूज, कोल कितना यूज कर रहे हैं, 70 kg पर आवर, 70 kg पर आवर अपन कोल यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इस अपन को क्या कैलकुलेट करना है, हीट यूटिलाइज इन स्टीम, ठीक है। सेकंड अपन हीट इनपुट, हीट कितना अपन जनरेट कर रहे हैं, तो हीट जनरेशन क्या होता है, 1 माइनस परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर इनटू कैलोरीफिक वैल्यू। तो मॉइस्चर की परसेंट कितनी दी गई है, 2.5%, ठीक है। मॉइस्चर की परसेंट कितनी दी गई है, मॉइस्चर इन फ्यूल इज 2.5%, तो अपन क्या करेंगे, 1 माइनस 0.025 इंटू 33,000, तो अपन को ये हीट इनपुट निकल जाएगा कि अपन जो हीट पर केजी ऑफ कोल में इतनी हीट क्या हो रही है, जनरेट हो रही है, 32175 किलो जूल पर केजी हीट जनरेट हो रही है, ठीक है। अब स्टीम के द्वारा कितनी यूटिलाइज की जा रही है, स्टीम के द्वारा कितनी यूटिलाइज की जा रही है, मास ऑफ स्टीम अपॉन मास ऑफ कोल, ठीक है। मास ऑफ स्टीम, स्टीम किस फ्लो रेट से फ्लो हो रही है, 550 kg पर आवर के रेट से, डिवाइडेड बाय मास ऑफ कोल, कोल किस रेट से सप्लाई हो रहा है, 70 kg पर आवर से, ये अपन को दिया गया है, कोल यूज 70 kg पर आवर से, H2 माइनस H1, H2 और H1 की वैल्यू अपन यहाँ कैलकुलेट कर चुके हैं, अपन माइनस कर देंगे तो अपन को क्या आ जाएगी, हीट यूटिलाइज इन स्टीम, स्टीम के द्वारा कितनी हीट यूटिलाइज की जा रही है, कितनी यूटिलाइज की जा रही है, 19705, 19,705 किलो जूल पर केजी हीट कौन यूटिलाइज कर रहा है, स्टीम यूटिलाइज कर रही है, ठीक है। मतलब बॉयलर में जो हीट जनरेट हो रही है वो इतनी हीट यूटिलाइज कर रही है, ठीक है। सेकंड अपन बात करते हैं हीट कैरीड बाय ड्राई फ्लू गैसेस, ड्राई फ्लू गैस कितनी हीट कैरी कर रहे हैं, ठीक है। तो मास ऑफ ड्राई फ्लू गैसेस ये अपन को दिया गया है, ठीक है, इनटू सीपी ऑफ ड्राई फ्लू गैसेस, ये अपन को जो एयर के लिए वो 1.005 लेते हैं, ठीक है।
एंड टीजी जो इसका टेम्परेचर है फ्लू गैसेस का वो कितना दिया गया है 350 डिग्री सेल्सियस, और रूम टेम्परेचर कितना दिया गया है 30 डिग्री सेल्सियस। तो इससे अपन क्या कैलकुलेट कर लेंगे, हीट कैरीड बाय ड्राई फ्लू गैसेस। ड्राई फ्लू गैसेस कितनी हीट कैरी कर रही हैं, दैट इज 2733.6 किलो जूल पर केजी। इसके बाद अपन बात करते हैं हीट कैरीड बाय स्टीम इन फ्लू गैसेस। हीट कैरीड बाय स्टीम इन फ्लू गैसेस, जो जनरली क्या होता है, जो अपन ने स्टार्टिंग में बात की थी, जो एक कोल वर्न होता है, कोल वर्न होता है, तो इसमें जो कुछ जो वाटर प्रेजेंट रहता है, जो हाइड्रोजन प्रेजेंट रहता है, हाइड्रोजन थोड़ा बहुत नहीं 20-30% प्रेजेंट रहता है, ठीक है, तो वो काय में कन्वर्ट हो जाता है मॉइस्चर में। तो ये मॉइस्चर भी कुछ हीट लेके एटमोस्फेयर में क्या होता है, रिजेक्ट होता है, ठीक है। तो ये जनरली क्या हो रहा है, नॉर्मल एटमोस्फेरिक प्रेशर पे हीट अप हो रहा है, तो एटमोस्फेरिक प्रेशर पे जब ये हीट अप होगा तो इसका जो टेम्परेचर जो मतलब इसका सैचुरेशन टेम्परेचर होगा वो कितना होगा 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इस तरीके यहाँ की अपन को यदि स्टीम जो फ्लू गैसेस में स्टीम जा रही है वो कितनी हीट कैरी कर रही है, वो अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, मास फ्लो रेट ऑफ H2O अपॉन मास फ्लो रेट ऑफ कोल, ठीक है। अपन को पता है कि मास फ्लो रेट ऑफ H2O मतलब कितना मॉइस्चर प्रेजेंट है, वही मॉइस्चर क्या होगा फ्लू गैसेस में स्टीम के द्वारा हीट ले जाएगा, ठीक है। जो हीट होगी जो स्टीम के द्वारा ली जाएगी वो कौन सी होगी, वो हीट होगी जितना मॉइस्चर कोल के अंदर होगा, ठीक है। तो ये स्टीम कोल के साथ ये स्टीम फ्लू गैसेस के साथ जा रही है, जो अपन इससे पहले कैलकुलेट किए हैं वो बॉयलर सेल के लिए है, ठीक है। तो दिस इज मास ऑफ H2O डिवाइड बाय मास ऑफ कोल, ठीक है। तो ये कितनी है एट 350 डिग्री सेल्सियस एट 1 बार, क्योंकि एटमोस्फेरिक प्रेशर कितना रहता है 1 बार। तो जब अपन ने कोल को फीड किया था वो कितने पे किया था, रूम टेम्परेचर पे 30 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो अपन 30 डिग्री सेल्सियस पे HF की वैल्यू देख लेंगे, ठीक है, और Hg की वैल्यू अपन किस पे देखेंगे 350 डिग्री सेल्सियस पे। तो इससे अपन को क्या मिल जाएगा, हीट कैरीड बाय फ्लू गैसेस, दैट इज 76.24 किलो जूल पर केजी, ठीक है। इस तरीके से अपन क्या करेंगे, अब अपन हीट बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। हीट बैलेंस शीट में अपन दो यूनिट बनाते हैं, क्रेडिट एंड डेबिट। कितनी अपन सप्लाई कर रहे हैं, कितनी अपन यूटिलाइज कर रहे हैं। तो हीट सप्लाइड कितनी हो रही है, जितना कोल बर्न हो रहा है उतनी ही हीट सप्लाई हो रही है, ठीक है। हीट सप्लाई कितनी हो रही है, जितना कोल बर्न हो रहा है इनटू कैलोरीफिक वैल्यू, मास ऑफ कोल इनटू कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोल, मास ऑफ ड्राई कोल into calorific value of coal is the quantity of steam that is heat that is generated. It is 32,175 किलोजूल पर केजी क्या हो रही है, हीट जनरेट हो रही है, ठीक है। अब अपन डेबिट कहाँ कहाँ हो रही है, पहले तो स्टीम के द्वारा यूटिलाइज की जा रही है, जो जिसके लिए अपन ने बॉयलर में हीट जनरेट की थी। पहला यूटिलाइजेशन किसके द्वारा, स्टीम के द्वारा हो रहा है। तो स्टीम के द्वारा कितना हो रहा है 19705, ठीक है। 19,705 किलो जूल पर केजी हीट कौन यूटिलाइज कर रहा है, स्टीम यूटिलाइज कर रही है, ठीक है। कौन सी स्टीम, बॉयलर सेल वाली। सेकंड, हीट कैरीड अवे बाय ड्राई फ्लू गैसेस। ड्राई फ्लू गैसेस कितनी हीट अपने साथ ले जा रही हैं, दैट इज 2733.6 किलो जूल पर केजी। इतनी हीट कौन ले जा रही है, ड्राई फ्लू गैसेस, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं हीट कैरीड बाय स्टीम। जो स्टीम जो ड्राई फ्लू गैसेस के साथ जो स्टीम जा रही है वो कितनी हीट ले जा रही है 76.24 किलो जूल पर केजी, ठीक है। इसके बाद ये सब क्या है, अकाउंटेड हीट है। बाकी क्या होती है, कुछ हीट एस के फॉर्म में भी चली जाती है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, अनअकाउंटेड हीट बोलते हैं। जिस हीट का अपन कैलकुलेशन नहीं करते उसको अपन क्या बोलते हैं, अनअकाउंटेड हीट बोलते हैं। तो अनअकाउंटेड हीट कितनी बचती है 9659, ठीक है। अनअकाउंटेड हीट क्या बचती है 9659। जब अपन इनको सबको ऐड करेंगे तो इनपुट बराबर आउटपुट होना चाहिए हीट बैलेंस शीट में। और इसमें अपन एक कॉलम और दे सकते हैं, परसेंटेज ऑफ हीट यूटिलाइज। परसेंटेज ऑफ हीट यूटिलाइज, यदि इसको अपन 100% माने तो कितनी परसेंट ऑफ हीट स्टीम के द्वारा यूटिलाइज हो रही है, कितनी परसेंट ऑफ हीट फ्लू गैसेस के द्वारा यूटिलाइज हो रही है, कितनी परसेंट ऑफ हीट फ्लू गैसेस के साथ यूटिलाइज हो रही है, कितनी परसेंट ऑफ हीट अनअकाउंटेड है, ठीक है। इस तरीके से अपन क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं हीट बैलेंस शीट का, ठीक है।
तो इस पे मैं आपको अभी इसके लेक्चर के बाद एक दो प्रॉब्लम सेंड करूंगा, या फिर आप लोग में भी, आप लोगों के पास अभी नोट्स हो तो आप लोग हीट बैलेंस शीट पे प्रॉब्लम करिए, क्योंकि हीट बैलेंस शीट पे एक प्रॉब्लम आती ही है। ठीक है, हीट बैलेंस शीट के बारे में कभी नहीं पूछता है, लेकिन हीट बैलेंस शीट पे प्रॉब्लम जरूर पूछता है। ठीक है, हीट बैलेंस शीट पे आपको क्या करनी पड़ेगी, प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी। एक बार अपन इसका फिर से रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें अभी कोई दिक्कत आ रही हो तो आप लोग बोल सकते हैं। हेलो, हाँ गोविंद, क्या हुआ? हाँ सर, कुछ नहीं। तुम तो बीच में प्रकट होते हो। हाँ सर, बीच में प्रकट होते हो, बाकी टाइम कहाँ अभी रहते हो? अभी अभी सर नहा कर आए हैं। अच्छा, नहा के आए हो अभी अभी? हाँ अच्छा, सर। और अंकित, कोई प्रॉब्लम इसमें? कर लोगे प्रॉब्लम इस पे? देखो, सबसे सिंपल प्रॉब्लम आती है हीट बैलेंस शीट पे। आप लोग जो पिछले, मतलब आप लोग हीट बैलेंस शीट फर्स्ट ईयर में भी बना चुके होंगे केमिस्ट्री में। ठीक है, केमिस्ट्री के बाद पिछले सेमेस्टर में अपन ने आईसी इंजन के लिए भी बनाई थी, ध्यान हो आप लोगों को। ठीक है, इसके बाद अपन ने बॉयलर के लिए बना रहे हैं। ठीक है, 3 जगह हीट बैलेंस शीट अपन इंजीनियरिंग में बनाते हैं। केमिस्ट्री में बनाते हैं फर्स्ट ईयर में, ठीक है, एक बनाते हैं आईसी इंजन के लिए, और एक बनाते हैं बॉयलर के लिए। ठीक है, इससे अपन को क्या पता चलता है कि कहाँ पे कितनी हीट यूटिलाइज हो रही है। इससे अपन क्या कैलकुलेट करते हैं, कहाँ पे कितनी हीट यूटिलाइज हो रही है। ठीक है, तो एक बार अपन इसका रिव्यू कर लेते हैं। ठीक है,